क्या अछूत हीन व्यक्ति है? ये प्रश्न कि क्या अछूत मूल रूप से सिर्फ हीन व्यक्ति है, मैं इस प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दे सकता हूँ, लेकिन संक्षेप रूप में इस प्रश्न का उत्तर किन्हीं साक्ष्यों की मांग करता है। साक्ष्यों के तौर पर अछूतों एवं सवर्ण व्यक्तियों के कुल देवताओं की प्रथाओं को देखा जा सकता है। हिंदू गांवों में कुल देवताओं की प्रथा का अध्ययन इस प्रश्न के उत्तर के स्पष्टीकरण में सहायक है, लेकिन दुर्भाग्य से एंथ्रोपोलॉजी विषय के अध्येताओं द्वारा हिंदुओं एवं अछूतों के कुल देवताओं की परंपरा पर कोई अध्ययन नहीं किया गया। अगर इस दिशा में क्रमवार तरीके से अध्ययन कर कुछ आंकड़े जुटाए जाएं, तो संभवतः इस प्रश्न का सटीक उत्तर मिल सकता है। यहाँ इस संबंध में मैंने खुद ही अध्ययन कर इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालने की कोशिश की है। अध्ययन का मूल प्रतिपाद्य यही है कि हिंदुओं के गांव के कुल देवता और अछूतों के गांव के कुल देवता अलग अलग हुआ करते थे। यदि हम ये मानकर चलें कि हिंदुओं और अछूतों के कुल देवताओं में अंतर होता है, तो इस बात को पूरा बल मिलेगा कि अछूत केवल समाज के हीन व्यक्ति हुआ करते थे, जिनकी जाति गांव में रह रहे लोगों से भिन्न होती थी। लेकिन इस तथ्य को लेकर भी कुछ प्रमाणों एवं साक्ष्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उन्हीं प्रमाणों में से कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण ये इशारा करते हैं कि अछूत व्यक्ति ही समाज के हीन व्यक्ति थे। पहले प्रमुख साक्ष्यों में हिंदू शास्त्रों में लिखे गए ये 3 नाम हैं: अंत्य, अंत्यजा और अंत्यवासिन। ये 3 नाम हिंदू शास्त्रों में विशेष समुदायों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इन नामकरणों की परंपरा प्राचीन काल से रही है, लेकिन इस तरह के नाम किसी विशेष समुदाय के लिए क्यों प्रयुक्त हुए? इस तरह के नामकरण के पीछे क्या कोई विशेष अर्थ निहित हो सकता है? उदाहरण के तौर पर ये तीनों ही शब्द अंतः से लिए गए हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सबसे आखिर में पैदा होने वाला अंता कहलाता है, अर्थात अंता का अर्थ हिंदू रीति एवं दैवीय योग से सबसे आखिर में पैदा होने वाला व्यक्ति यानी अछूत है। लेकिन हिंदू शास्त्रों में ये हर जगह है कि ये तर्क भी बहुत अजीब है। ये तर्क सम्मत मत नहीं हो सकता कि सबसे आखिर में पैदा होने वाला आदमी अछूत कहलाए। इस तरह तो अछूत आदमी का जन्म लेना ही सृष्टि के क्रम से बाहर की बात सिद्ध होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सवर्ण यानी शूद्रों के अलावा कोई भी व्यक्ति केवल अवर्ण यानी वर्ण व्यवस्था से बाहर का व्यक्ति माना जाएगा। ये अवर्ण व्यक्ति यानी अछूत व्यक्ति होंगे। इस तरह हिंदू शास्त्रों में विदित अछूत व्यक्ति के सबसे अंत में जन्म पाने का सिद्धांत तर्क सम्मत नहीं है। इस तरह का मत अछूतों के संबंध में सत्य नहीं माना जा सकता। मेरी समझ में अंत्य का अर्थ गांव के आखिर में होने से है। ये नाम उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता था जो गांव से बाहर रहा करते थे। अंत्य शब्द की अभिव्यक्ति गांव से बाहर रहने वाले लोगों के संदर्भ में होती थी। इन शब्दों का प्रयोग ये बताया जाता है कि प्राचीन काल में कुछ लोग गांव के अंदर रहते थे और कुछ लोग गांव के बाहर रहते थे। अतः गांव से बाहर यानी गांव के अंत में रहने वाले लोगों को अंत्यजा नाम दिया गया। लेकिन अभी भी ये प्रश्न उठता है कि आखिर कुछ लोग गांव की सीमाओं पर क्यों रहते थे? क्या इस प्रश्न के उत्तर में भी केवल ये मान लेना उचित है कि अछूत वही हीन व्यक्ति थे जिनकी जाति गांव के लोगों से अलग होती थी? संभव है कि इन शब्दों के प्रयोग से इनकी अर्थवत्ता छिपी हो। अंत्य, अंत्यज और अंत्यवासिनी जैसे शब्दों के प्रयोग का दोहरा संदर्भ भी हो सकता है। पहली संभावना ये भी हो सकती है कि गांव भर से अलग किन्हीं अलग स्थानों या घरों में रहना उस समय एक विचित्र बात हो, जिस कारण इसको लेकर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि जिन अनजान लोगों की पहचान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, उन अनजान लोगों की दशा एवं दिशा को अभिव्यक्त करने के लिए उस समय इनसे बेहतर शब्द थे ही नहीं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तर्कों के आधार पर जिन हीन व्यक्तियों को अछूत माना गया, उनका सीधा संबंध एक अलग समुदाय था और उस अलग समुदाय का नाम महार हो सकता है। महार समुदाय महाराष्ट्र का प्रमुख अछूत समुदाय भी रहा है। ये अछूतों का सबसे बड़ा समुदाय है जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। महार और हिंदू अछूतों की परस्पर समानताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहली, महार महाराष्ट्र के हर गांव में पाए जाते हैं। दूसरा, महाराष्ट्र के हर गांव में एक दीवार होती है और महारों के घर उस दीवार के पार ही होते हैं।
तीसरा, महार बारी बारी से पूरे गांव की चौकीदारी और निगरानी का काम करके अपना कर्तव्य पालन करते हैं। चौथा, महारों को हिंदू गांव वालों में कुल 52 कार्य करने की छूट मिलती है। ये 52 काम उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। पहला, गांव वालों से भोजन एकत्र करना। दूसरा, फसल पकने के मौसम में प्रत्येक ग्रामीण से मक्का एकत्र करना। तीसरा, गांव वालों के मृत पशुओं को अपने साथ ले जाना। महार व्यक्तियों के जुड़े ये तथ्य केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित माने जा सकते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में इस तरह के और उदाहरणों को ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए। वहीं अगर महाराष्ट्र के उदाहरण को ध्यान में रखकर ही पूरे भारतवर्ष के अछूतों की स्थिति का अनुमान लगाया जाए तो संभवतः कई और बातें उभर कर आ सकती हैं। जैसे इतिहास में एक समय ऐसा जरूर आया होगा जब भिन्न भिन्न जनजातियों के हीन व्यक्ति किन्हीं सभ्य जातियों के संपर्क में आए होंगे। उस समय उनके पास आपसी संपर्क में एक समन्वयवादी व्यवस्था स्थापित हुई होगी और समन्वयवादी व्यवस्था के आधार पर दोनों ही वर्ग अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे से कुछ कुछ काम लेने लगे। हीन व्यक्तियों को गांव की सीमाओं पर रहने की अनुमति मिली तो वहीं उनसे सुविधा के बदले छोटे मोटे काम कराए जाने लगे। हीन व्यक्तियों द्वारा गांव के लोगों की चाकरी करने के बदले उन्हें कुछ विशेष अधिकारों से लाभ दिया गया। महाराष्ट्र की महार जाति के विषय में ये प्रसिद्ध है कि उन्हें बेदर के मुस्लिम राजाओं द्वारा कुल 52 विशेष अधिकार प्राप्त थे। महारों के संबंध में ऐसा तथ्य यही संकेत करता है कि हीन व्यक्तियों या छूतों को विशेष अधिकार दिए जाने की परंपरा प्राचीन काल से ही विद्यमान है। एक तरह से महारों का ये उदाहरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अछूत कई वर्षों से गांव से बाहर रहते आए हैं। इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि ये धारणा निराधार है कि अछूत व्यक्ति सिर्फ अछूत होने के कारण ही गांव से बाहर कर दिए जाते थे। सभ्य और व्यवस्थित जीवन जीने वाली जातियों से अलग निम्न एवं हीन व्यक्ति अपने अलग जाति के कारण गांव की सीमाओं से बाहर रहते थे। लेकिन इस मत को स्वीकारने में सबसे बड़ी रुकावट ये धारणा है जो अछूतों को सदा से ही अछूत मानने पर बल देती है। इस धारणा को तोड़ने के लिए ही हमें उस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे ये साफ तौर पर स्पष्ट है कि अछूतों के पूर्वज अछूत थे ही नहीं। दरअसल अछूतों के पूर्वज गांव की सीमाओं से बाहर रहने वाले वो ग्रामीण व्यक्ति थे जिनकी जाति गांव के मूल निवासियों से भिन्न होती थी। गांव के मूल निवासियों और गांव की सीमा से बाहर रहने वाले लोगों के बीच केवल पृथक जाति का ही अंतर होता था। समानांतर स्थितियों पर विचार। क्या इतिहास में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनकी सहायता से इस मत की पुष्टि की जा सके कि हीन व्यक्ति गांव की सीमा से बाहर रहा करते थे? यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में कुछ सार्थक उदाहरण दिए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर उन साक्ष्यों पर बल दिया जा सकता है जो ये दर्शाते हैं कि न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अन्य प्रांतों में भी इस तरह की सामाजिक व्यवस्था हुआ करती थी। ऐसे प्रांतों में मुख्य रूप से आयरलैंड और वेल्स जैसे देशों को गिना जा सकता है। आदिम समय में आयरलैंड के आयरिश गांव की सामाजिक संरचना और वहां के ब्रेहोन कानून इस समस्या पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। ब्रेहोन कानून का सारांश सर हेनरी मेन द्वारा दिया गया है। सारांश में सर हेनरी मेन कहते हैं कि ब्रेहोन कानून इस बात की ओर संकेत करता है कि संभव है कोई विशेष जाति बहुत लंबे समय से किसी आदिवासी क्षेत्र में रहती आ रही हो। ऐसे में वो जाति अपनी बहुलता एवं सामाजिक महत्ता के कारण एक राजनीतिक इकाई के रूप में उभर कर आ सकती है। आयरिश लोगों में ऐसी जातियों को उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक महत्ता के कारण राजा का स्थान दिया जा सकता है। आयरिश लोग ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र बहुलता प्राप्त जनजाति के अधिकार के क्षेत्र में ही गिना जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में ये भी संभव है कि उस क्षेत्र का एक बड़ा भूभाग किन्हीं जनजातियों की छोटी छोटी टुकड़ियों में बटा हो। ऐसे में उस भूभाग का एक टुकड़ा वहां की जनजाति के प्रमुख को सौंप दिया जाता है। इतना ही नहीं, जनजाति के प्रमुख को सौंपे गए भूभाग के स्वामित्व का भार उसके आगे आने वाली पीढ़ियों में भी बढ़ता चला जाता है। वहीं उसी भूभाग की कुछ और छोटी टुकड़ियों को जनजाति के किन्हीं साधारण व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। उसी भूभाग के उन टुकड़ों को भी ध्यान में रखा जाता है जिनके कोई स्वामी या प्रमुख नहीं होते।
ऐसे भूभागों के प्रमुखों का चयन किन्हीं उच्च जातियों के व्यक्तियों में से कर दिया जाता है। जिन भूभागों का कोई स्वामी या मुखिया नहीं होता, उन्हें सीधे तौर पर बहुलता प्राप्त जनजाति की संपत्ति माना जाता है। ऐसे भूभागों में मुख्य रूप से किसी एक ही व्यवसाय की प्रधानता नहीं होती। उन भूभागों में कई समूह ऐसे भी हो सकते हैं जो कि जनजाति विशेष का हिस्सा न होते हुए भी खुद को एक जनजाति ही मानते थे। ऐसे समूह दरअसल किन्हीं आपसी समझौते या अनुबंधित होने के कारण ही एक साथ रहते थे। इस प्रकार के समूह बनाकर रहने वाले लोग पशुचारण के लिए काम किया करते थे। वहीं कुछ भूभाग ऐसे भी होते थे जिन पर किसी जनजाति विशेष का अधिकार नहीं होता था। ऐसे जमीन के टुकड़े को अंग्रेजी में जनजाति की बेकार जमीन समझा जाता है। लेकिन ऐसे बेकार समझी जाने वाली जमीन को भी गांव की जमीन मानकर पशुचारण के काम के लिए प्रयोग में ले लिया जाता था। साथ ही उस बेकार जमीन पर जनजाति लोगों को भी बसाया जाता था। ऐसी जमीन पर खेतीहर किसान और खुदाई या जुताई करने वाले व्यक्ति भी जमीन के सीमावर्ती इलाकों में ही अपने काम कर सकते थे। ऐसी जमीनों पर अन्य जनजातियों के मुखिया लगातार अपनी नजर रखते थे। अन्य जनजातियों के मुखिया अपनी सीमाओं के विस्तार हेतु ऐसी बेकार जमीनों पर अधिकार जमाने के लिए फुदीर लोगों को बसाया करते थे। फुदीर यानी ऐसे अनजान व्यक्ति जो किन्हीं दूसरी जनजातियों के होकर भी मुखिया के पास संरक्षण एवं शरण हेतु आते हों। इन फुदीर व्यक्तियों को हीन व्यक्ति भी माना जा सकता है। किसी अन्य जनजाति के मुखिया के पास शरण एवं संरक्षण मांगने आए फुदीर व्यक्ति बेकार जमीनों पर बसकर मुखिया द्वारा सौंपी गई विशेष जिम्मेदारियों का निर्वाह करते थे। लेकिन इन सब में एक और प्रश्न उभरता है कि आखिर ये फुदीर कौन थे? सर हेनरी मेन के मतानुसार फुदीर वे व्यक्ति होते थे जो किसी अनजान जगह या किसी सुदूर क्षेत्र से आते थे। अपनी जनजाति विशेष समूह से अलग हुए ऐसे व्यक्तियों के लिए अपनी पुरानी जगह या पुराने समूह को पुनः पाना मुश्किल होता था। इस कारण फुदीर व्यक्ति नई जगह और नई जनजाति में स्थान पाने के लिए अनजान क्षेत्रों में भटकते थे। इस तरह समाज में कोई सुचारू व्यवस्था नहीं थी। फुदीर व्यक्ति को संरक्षण देने का एक परिणाम ये हुआ कि उन्हें हीन मानकर किसी भी जगह बसाया जाने लगा। फुदीर बनकर घर और संरक्षण दोनों ही आसानी से पाए जा सकते थे। इस तरह फुदीर जनजातीय व्यक्ति न होकर सिर्फ अनजान प्रदेशों से आए अनजान व्यक्ति ही थे। लेकिन जहां समाज में विभिन्न समुदायों की व्यवस्था आपसी संबंधों या रिश्तेदारियों पर आधारित होती थी, ऐसे में दूसरी जगहों से आकर बसने वाले अनजान फुदीर व्यक्ति समाज में अपना कोई निश्चित स्थान नहीं पा पाते थे। फुदीर व्यक्तियों के लिए अपनी जगहों में से उकड़कर किसी अनजान जगह जाकर बसना और समाज में अपनी एक जगह बनाना बहुत मुश्किल होता था। ऑस्ट्रेलिया के वेल्स शहर को लेकर मिस्टर सिबहोम का अपना एक मत है। उन्होंने आदिमकाल के वेल्स गांव को लेकर कुछ प्रमुख टिप्पणियां की थी। सिबहोम के मतानुसार वेल्स का एक गांव छोटी छोटी रियासतों या इलाकों में बटा हुआ था। वेल्स के गांव में इस तरह के छोटे छोटे इलाके या रियासतें भी दो वर्गों में बटे थे। पहले वर्ग के क्षेत्रों में ऐसे इलाके होते थे जहां नागरिक मुक्त रूप से रहते थे। वहीं दूसरे वर्ग के क्षेत्रों में ऐसे इलाके होते थे जहां नागरिक किसी के अधीन होकर रहा करते थे। सिबहोम के विचार में इलाकों का इस तरह का वर्गीकरण वेल्स के आदिम काल के गांवों की मुख्य विशेषता थी। लेकिन इसमें भी एक गंभीर बात यह है कि किसी के अधीन रहने वाले नागरिक बाकी गांव वालों से अलग और दूर क्यों रहा करते थे। सिबहोम ने इस समस्या पर भी पर्याप्त प्रकाश डालते हुए बताया कि पहली बार के देखने में प्राचीन वेल्स कानूनों में कई गड़बड़ियां नजर आती हैं। जनजातीय लोग ऐसे लोग जो किसी जनजाति विशेष में नहीं आते, टैलोगो, एल्टे, ऑल्ट्यूड आदि। असल में इस गड़बड़ी की तह में जाने के लिए जनजातीय समाज के कानूनों को समझने की जरूरत है। इन कानूनों को सरलता से समझने के लिए विदेशी कानून, प्रथा और पद्धति विशेष की जमीनों पर एकाधिकार और विस्तार आदि मूल्यों की जटिलता को हटाकर देखना पड़ेगा। इन कानूनों को स्पष्ट रूप से देखें तो हम पाएंगे कि आदिम समाज का ढांचा मूलतः स्वतंत्र जनजातीय लोगों के आपसी रक्त संबंधों पर आधारित था। वेल्स कानून भी यही बताता है कि किसी विशेष जनजाति का हिस्सा बनने के लिए जनजातीय विशेष से रक्त संबंध होने की अनिवार्यता थी। इस तरह वेल्स जनजातीय ढांचे में मुख्य रूप से दो वर्ग विभाजित थे।
पहले वो लोग जो सेल्टिक व्यक्ति यानी वेल्स की जनजाति विशेष से संबंधित थे। इस वर्ग के व्यक्ति रक्त संबंधों के कारण समान वर्ग में गिने जाते थे। दूसरे वो लोग जो परस्पर किन्हीं भी रक्त संबंधों के आधार पर समान जाति में नहीं गिने जाते थे। इन दोनों वर्गों में परस्पर कई भेद रहे हैं जिन्हें सिर्फ जमीनों पर एकाधिकार के आधार पर नहीं समझा जा सकता। पहले और दूसरे वर्ग में परस्पर भिन्नता का मुख्य आधार रक्त संबंध ही था। जनजातीय जनजीवन के ढांचे का मुख्य आधार इन्हीं रक्त संबंधों पर आधारित व्यवस्था थी। इसी के बल पर जनजातीय समाज को अपनी एक अलग आधारशिला और शक्ति संपन्नता भी मिली। आदिम काल में आयरिश और वेल्स गांवों की सामाजिक व्यवस्था से ये भलीभांति स्पष्ट है कि अछूतों का गांव की सीमा से बाहर रहने का प्रचलन केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई और देशों में भी था। ये एक सार्वभौमिक प्रथा थी जिसका पालन समूचे विश्व में होता था। यहाँ ये समझना भी आवश्यक है कि समूचे विश्व में अछूतों के गांव की सीमा से बाहर रहने की प्रथा कई विशेषताएं लिए हुई थी। जैसे पहली, आदिम काल में गांव दो भागों में बटा होता था। एक भाग पर किसी जनजाति विशेष का अधिकार होता था, दूसरे भाग पर अनजान जनजातियों के लोग और हीन व्यक्ति रहा करते थे। दूसरा, सभ्य एवं व्यवस्थित जीवन जीने वाली जनजाति विशेष के क्षेत्र को ही गांव का मुख्य भाग माना जाता था। वहीं हीन व्यक्ति गांव के बाहरी इलाकों में रहा करते थे। तीसरा, हीन व्यक्ति गांव से बाहर इसलिए रहा करते थे क्योंकि उनकी पहचान किसी जनजाति विशेष से जोड़कर नहीं की जा सकती थी। ऐसे व्यक्ति समूचे गांव के लिए भटके और अजनबी व्यक्ति हुआ करते थे। इस प्रकार भारत के अछूत, आयरलैंड के फुदीर व्यक्ति और वेल्स के एक विशेष समुदाय एलिट्यूड्स पर संयुक्त रूप से प्रकाश डाला जा चुका है। इन तीनों ही उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि इनके गांव की सीमा से बाहर रहने का एक समान कारण था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अछूतों के गांव की सीमा से बाहर रहने का प्रचलन भारत में ही नहीं बल्कि विश्व